नमस्कार दोस्तों, मैथवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे जो कि क्लास 12th की मैथ का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने संबंध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी है और यह वीडियो उससे आगे का रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक संबंध के बारे में चर्चा कर ली थी कि संबंध किसे कहते हैं और संबंध की जो शुरुआत है वो समुच्चय सिद्धांत के आधार पर होती है। कि सबसे पहले हमने समुच्चय के बारे में चर्चा की, फिर उन्हीं समुच्चयों के आधार पर जो संबंध परिभाषित किया जाता था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर चर्चा हमने कर ली थी, तो ये वीडियो उससे आगे रहेगा। अब हम संबंधों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध का जो प्रकार आता है वो उसको बोलते हैं हम रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, तो रिक्त संबंध नाम से ये स्पष्ट है कि ऐसा संबंध जो रिक्त मतलब खाली हो, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है? तो हम दो समुच्चयों के बीच में ऐसा संबंध परिभाषित कर रहे हैं कि वो ऐसा संबंध परिभाषित कर दें कि वो संबंध रिक्त रह जाए, मतलब खाली रह जाए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, हम रिक्त संबंध का उदाहरण देखते हैं कि जैसे आपको एक समुच्चय एक दिया है जिसके अवयव क्या हैं? 1 2 4 6, और एक दूसरा समुच्चय हम ले लेते हैं जिसके अवयव क्या हैं? 3 5 और 7। ठीक है, इसी उदाहरण पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दो समुच्चय दिए हैं, हम इन दोनों के बीच संबंध एक परिभाषित करते हैं जो कि आर है, और आर हमने क्या कर दिया? बराबर है। क्या संबंध परिभाषित किया है? कि बराबर है। ये हमने संबंध परिभाषित कर दिया। ए से बी में किया। किससे किया है? ए से बी में। ठीक है, तो ए से बी में हमने संबंध परिभाषित किया है आर बराबर है। तो हम आर को लिखते हैं। आर क्या क्या आ सकता है? ठीक है, तो ए से बी में परिभाषित किया है, तो ए का हम अवयव ले लेते हैं पहले 1। अब 1 के बराबर बी में कौन सा अवयव है? आपको दिख रहा है 1 के बराबर बी में कोई सा अवयव? 3 5 7। बी में 3 अवयव हैं जो कि 3 5 7 हैं, 1 के बराबर है नहीं, तो 1 से तो कोई संबंध बन ही नहीं रहा। इसके बाद हम 2 पर चर्चा कर लेते हैं। 2, तो 2 के बराबर इसमें कोई दिख रहा? 3 5 7 में 3 5 7 में 2 के बराबर भी नहीं है। इसी प्रकार 4 और 6 के बराबर भी 3 5 7 में नहीं है। तो हमने जो संबंध परिभाषित किया है ए से बी में बराबर है, वो एक रिक्त संबंध है क्योंकि उसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं। तो ठीक है, तो इस प्रकार रिक्त संबंध होता है। इसके बाद संबंध का जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं सर्वात्रिक संबंध। क्या बोलते हैं? सर्वात्रिक संबंध। वो मैंने आपको बता भी दिया और आप यहाँ देख लें कि सर्वात्रिक संबंध क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब सर्वात्रिक संबंध क्या होता है? तो हमने दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के बारे में चर्चा की थी कि कार्तीय गुणनफल किस प्रकार करते हैं। तो हम इन दोनों समुच्चयों का ही कार्तीय गुणनफल कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी करते हैं, तो कैसे गुणा करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि एक का बी के प्रत्येक अवयव में होगा, तो एक का 3 में भी होगा, एक का 5 में भी होगा, एक का 7 में भी होगा। ठीक है, एक का 3 में हुआ, 5 में हुआ, 7 का। इसी प्रकार 2 का भी हो जाएगा। 2 का 3 में हुआ, 5 में हुआ और 7 में हुआ। 2 के बाद 4 का भी हो जाएगा। 4 का 3 में हुआ, 4 का 5 में हुआ और 4 का 7 में हुआ। ठीक है, 4 के बाद हम 6 का कर लेते हैं। तो 6 का 3 में हुआ, 6 का 5 में हुआ और 6 का 7 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणनफल को निकाल लेते हैं। अब ये कार्तीय गुणनफल जब हम संबंध निकालते हैं तो उसमें भी क्रमिक युग्मों के रूप में अवयव बनते हैं, और कार्तीय गुणनफल निकाला उसमें भी क्रमिक युग्मों के रूप में गुणनफल बनते हैं। तो इससे पहले मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम कोई भी दो समुच्चयों के बीच संबंध को परिभाषित करते हैं तो वो संबंध हमेशा जो कार्तीय गुणनफल रहता है उसका उपसमुच्चय ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम कोई सा भी संबंध परिभाषित करें दो समुच्चयों के बीच, वो हमेशा इस समुच्चय मतलब कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय के बराबर होता। तो इसके बराबर होता कोई सा भी संबंध परिभाषित कर लें। इसलिए हम इसको सर्वात्रिक संबंध कह देते हैं क्योंकि इससे ही सभी संबंध निकलेंगे। ठीक है, तो सर्वात्रिक संबंध किसे कहते हैं? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को सर्वात्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और प्रकार होता है संबंध का, जिसको बोलते हैं इकाई संबंध। क्या बोलते हैं? इकाई
संबंध। अब इकाई संबंध क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई संबंध। तो इकाई संबंध क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से ही लेते हैं। जैसे हम एक समुच्चय ए ले लेते हैं, तो एक समुच्चय ए 1 2 3 4, समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 4 है। अब इकाई संबंध क्या होता है, तो इकाई संबंध का मतलब ये होता है, यहाँ पर इकाई संबंध से पहले एक अवधारणा आपको समझना चाहिए कि द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध क्या होता है, द्विआधारी संबंध क्या होता है, इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इकाई संबंध को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी कि द्विआधारी संबंध क्या होता है या द्विचर संबंध क्या होता है। अभी तक हमने जितने भी संबंधों के बारे में चर्चा की वो दो समुच्चयों के मध्य थे, लेकिन संबंध दो समुच्चयों के मध्य से एक समुच्चय के अवयवों के मध्य भी हो सकते हैं। जैसे हमने समुच्चय ए लिया है, हम इसके दो अवयवों को संबंध के द्वारा परिभाषित, मतलब एक संबंध ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं जो इसके किन्हीं दो अवयवों के बीच में हो। तो इस प्रकार के संबंध को द्विआधारी संबंध या द्विचर संबंध कहते हैं, जो एक ही समुच्चय पर परिभाषित हो। तो इकाई संबंध में क्या है कि हम एक आर संबंध परिभाषित करते हैं, आर संबंध परिभाषित करते हैं जिसके अवयव क्या हैं, ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, और ए और बी ए में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, ए में, और ए और बी बराबर है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, इकाई संबंध कहते हैं। इसको समझें कैसे कि आर संबंध है, ए में परिभाषित एक आर संबंध है ए के अवयवों के मध्य। किस प्रकार परिभाषित किया हमने कि उसमें ए और बी हैं, अवयव कौन कौन से हैं, ए और बी हैं क्रमिक युग्मों के रूप में, और ए और बी दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए मतलब इस समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, और ए और बी बराबर हैं, ठीक है। तो हम इस संबंध को बनाते हैं, तो आर बराबर क्या संबंध बनेगा, तो ए में बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, और एक 4 है, ये एक में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ए में आपके बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका संबंध, एक का संबंध किससे होगा, बी से होगा, और बी क्या है, ए बराबर बी है, तो बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए क्या है, 1, तो इसका 1 का संबंध हमेशा 1 के ही साथ होगा, 2 का संबंध 2 के ही साथ होगा, 3 का संबंध 3 के साथ होगा, 4 का संबंध 4 के साथ में होगा। तो इस प्रकार का जो संबंध बनता है, मतलब एक ही समुच्चय के अवयव खुद से ही संबंधित होते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को हम इकाई संबंध कहते हैं। इस इकाई संबंध में आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये समुच्चय ए के सापेक्ष इकाई संबंध है। अगर इसमें ये 3 से 3 संबंधित होता और 4 से 4 संबंधित नहीं होता, तो ये 1 के सापेक्ष इकाई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ए के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं, मतलब स्वयं से संबंधित नहीं, क्योंकि 1 2 3 ही संबंधित हैं स्वयं से, 4 नहीं है, तो इस प्रकार ये इकाई संबंध नहीं हो सकता। एक के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हों तभी यह इकाई संबंध होगा। तो यहाँ पर 4 और 4 आना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हमारे संबंध के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका रिक्त संबंध था। रिक्त संबंध का मतलब ये होता है कि हम ऐसा संबंध परिभाषित कर दें जिसमें कोई अवयव ही ना हो। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया। इसके बाद सर्वात्रिक संबंध, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को ही सर्वात्रिक संबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उन दोनों समुच्चयों के मध्य अगर कोई सा भी संबंध को परिभाषित करें तो वो परिभाषित संबंध हमेशा उस कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय के रूप में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कार्तीय गुणनफल का जो संबंध बन रहा है, हम जितने भी संबंध परिभाषित करेंगे उन दोनों समुच्चयों के मध्य, वो हमेशा इसी में से निकलेंगे या इसके ही उपसमुच्चय होंगे। इसके बाद आपका अगला संबंध था इकाई संबंध। इकाई संबंध क्या था, यह द्विआधारी संबंध की अवधारणा पर आधारित था। द्विआधारी संबंध की अवधारणा ये थी कि हम अभी तक हमने समुच्चय दो समुच्चयों के बीच संबंध पढ़ा, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, द्विआधारी संकल्प अवधारणा के अंतर्गत हम एक ही समुच्चय के अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो हम इस जो चैप्टर है इसमें दो समुच्चयों के मध्य संबंध तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एक ही समुच्चय के अवयवों के मध्य भी संबंध पढ़ेंगे। तो एक ही समुच्चय के अवयवों के मध्य जो संबंध होता है उसी को द्विचर संबंध कहते हैं। उसी के आधार पर इकाई संबंध है। इकाई संबंध क्या कहलाता है कि एक ही समुच्चय के अवयव यदि स्वयं से संबंधित हों तो उसको क्या बोलते हैं, हम इकाई संबंध बोलते हैं, ठीक है। इकाई संबंध हमने लिखा आर बराबर ए और बी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी ए समुच्चय के सदस्य हैं और ए बराबर बी है, तो इस प्रकार ये इकाई संबंध है। तो ये संबंध के प्रकार हो गए। तो आइए हम द्विआधारी या द्विचर संबंध के बारे में पढ़ते हैं कि वो कितने प्रकार का होता है। तो उसमें पहला प्रकार जो आता है वो स्वतुल्य संबंध आता है। क्या आता है, स्वतुल्य संबंध। क्या आता है, स्वतुल्य
स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है? द्विचर संबंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द्विचर संबंध का मतलब ये होता है कि एक ही समुच्चय के अवयवों के मध्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक हम समुच्चय बना लेते हैं 1 2 3 और 4। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो हम इस पे एक संबंध R परिभाषित करते हैं। तो R किस प्रकार का संबंध देखें, R परिभाषित करते हैं तो उसमें क्या क्या बिलोंग कर रहा है? एक तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, एक 2 2 बिलोंग कर रहा है, एक 3 3 बिलोंग कर रहा है और एक 4 4 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ठीक ये हो गया। तो हमने एक संबंध परिभाषित किया समुच्चय ए पर। क्या संबंध है कि मतलब जो ए का अवयव है वो स्वयं से ही संबंधित है। तो ये इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ही रिफ्लेक्शन संबंध ही बोलते हैं। लेकिन समस्या वो ये हो रही है कि इससे पहले हमने एक इकाई संबंध पढ़ा था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो इकाई संबंध भी ऐसा ही है, तो स्वतुल्य संबंध भी ऐसा ही है। तो फिर इनकी अलग अलग परिभाषा हमने क्यों दी? तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें कि इकाई संबंध, जैसे ये हमने परिभाषित संबंध R किया है, यह एक प्रकार का इकाई संबंध भी है और यह एक प्रकार का स्वतुल्य संबंध भी है। लेकिन फिर भी इनमें अंतर क्या है? तो उस अंतर को समझने के लिए हम इस संबंध को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम और अवयवों के बीच हम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 और 3 के बीच संबंध स्थापित कर दिया, 3 और 4 के बीच संबंध स्थापित कर दिए। क्या अब ये इकाई संबंध है? तो इकाई संबंध नहीं है, क्योंकि इकाई संबंध की परिभाषा ये थी कि प्रत्येक समुच्चय का जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो यही इकाई संबंध की परिभाषा हमने लिखी थी। लेकिन यहाँ पर स्वतुल्य संबंध की परिभाषा ये है कि समुच्चय का मतलब ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ वो अलग अलग संबंधित भी हो सकता है, तब भी वह स्वतुल्य संबंध ही कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझें। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो इकाई संबंध होता है वो एक प्रकार का स्वतुल्य संबंध होता है। लेकिन जो स्वतुल्य संबंध है वो जरूरी नहीं कि इकाई संबंध हो। इकाई संबंध होने के लिए प्रत्येक अवयव से स्वयं से ही संबंधित हो। तो यहाँ तक तो ये इकाई संबंध है। लेकिन हमने 2 और 3 के बीच और 3 और 4 के बीच जो संबंध स्थापित किया, जिसके कारण ये इकाई संबंध नहीं होता। ठीक है, ये अगर यहाँ तक इकाई संबंध है, लेकिन 2 3 3 4, तो यहाँ पर हमें ये स्वतुल्य संबंध की परिभाषा ये बन रही है यहाँ पर कि स्वयं का समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से तो संबंधित हो, उसके साथ साथ उन स्वयं से संबंधित होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ अगर और दूसरे अवयवों से संबंधित है तब भी चल जाएगा, लेकिन स्वयं से संबंधित तो होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। ये R2 है और ये R1 है। R2 एक संबंध हम परिभाषित कर रहे हैं। ये क्या है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 3 है, 2 4 है। ये हमने ए में एक संबंध परिभाषित किया। क्या क्या? 1 1 2 2 3 3 4 3 2 4। क्या यह एक प्रकार का स्वतुल्य संबंध है? तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 तक तो संबंधित है, लेकिन 4 4 से संबंधित नहीं है, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। जबकि ये R1 एक स्वतुल्य संबंध है। तो उम्मीद है कि आपको स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया। इसके बाद अगला प्रकार होता है द्विचर संबंध का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम्मित। क्या? सम्मित संबंध। क्या बोलते हैं? सम्मित संबंध। ठीक है, अब ये सम्मित संबंध क्या होता है? तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें कि हम थोड़े अब चिन्हों के आधार पर संबंध को परिभाषित करेंगे। बार बार हम उदाहरण नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान दें कि ए से बी में एक संबंध R है, अवयव ए और बी में एक संबंध R है। जैसे यहाँ पर हम देखें 4 और 3 में एक संबंध था, तो इसको चिन्ह के रूप में 4 और 3 में एक संबंध इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने दे दिया कि ए और बी में एक संबंध R है। ठीक है, तो अगर ए और बी में संबंध R है तब क्या होना चाहिए? बी और ए में भी संबंध R होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर संबंध R हमने, और ए और बी दोनों क्या है? ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक समुच्चय उसमें है, उसके अवयव हैं। ये आल का चिन्ह है और ए और बी ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो आल ए बी के लिए ए से बी में संबंध R है, तो बी से ए में संबंध R होना चाहिए। मतलब ये है कि यदि किसी संबंध में 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, किसी संबंध में क्रमिक युग्म 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ यदि उस संबंध में
3 और 2 बिलोंग कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, सम्मित संबंध कहलाता। और ये जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित किया उस समुच्चय के सभी अवयवों के लिए होना चाहिए, मतलब ए के सभी अवयवों के लिए ये बात सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें क्रम बदलने पर, मतलब क्रम में मैं नियम का पालन हूँ, जैसे ऐसा हो जाए कि 2 और 3 संबंध आर में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 और 2 भी उसमें बिलोंग करना जरूरी है। 3 और 2 भी उसमें बिलोंग करना क्या है, जरूरी है। जैसे हम मान लें कि समुच्चय ए क्या है, 2 और 3 दो ही अवयव हैं समुच्चय में, और उसमें हमने एक आर संबंध परिभाषित किया है जिसमें 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं और 3 और 2 बिलोंग कर रहे हैं। तो ये है एक प्रकार का सम्मित संबंधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम्मित संबंधी कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सम्मित संबंध क्यों कहलाएगा, क्योंकि ए में केवल 2 ही अवयव हैं और दोनों अवयवों के लिए ये बात सही है। ए में जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों के लिए बात सही होना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। अब द्विचर संबंध का एक तीसरा प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है कि अगर ए से बी में देखें, ए से बी में अगर एक संबंध परिभाषित है, मतलब ए और बी के बीच एक संबंध है और बी और सी के बीच एक संबंध है, बी और सी के बीच एक संबंध है, तब क्या होना चाहिए, तब ए और सी के बीच भी संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और सी के बीच भी संबंध होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने कि जो ए बी सी हैं, तीनों ए बी सी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए। ए का मतलब जिस समुच्चय पर हमने संबंध परिभाषित किया। मतलब ये है कि किसी संबंध में ए और बी के बीच संबंध है, बी और सी के बीच संबंध है, तो ए और सी के बीच भी संबंध होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि जैसे एक समतल पर समरूप त्रिभुजों का हमने समुच्चय बनाया। क्या बनाया, समरूप, एक समतल पर स्थित सभी समरूप त्रिभुजों का एक समुच्चय बनाया। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो एक समरूप त्रिभुज उसमें ए है, एक त्रिभुज हम मान लेते हैं T1 है, और ये किसके समरूप है, T2 के, क्योंकि हमने संबंध किस प्रकार परिभाषित किया, समरूप के आधार पर। तो T1 समरूप है T2 के, इसके साथ साथ क्या है, T2 समरूप है, R का मतलब समरूप, T3 के, तो T1 भी समरूप होगा T3 के। क्यों, क्योंकि ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, तो T1 भी समरूप होगा T3 का। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका एक उदाहरण और समझ सकते हैं हम कि किसी समतल पर समांतर रेखाओं का, किसी समतल पर समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो समांतर रेखाएं हम मान लेते हैं कि लाइन L1 L2 के समांतर है और लाइन L2 L3 के समांतर है। तो इसका मतलब ये है कि L1 L3 के समांतर भी होगी। ये बात आप समझ रहे हैं, है ना। जैसे हम लाइन मान लें, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है और एक लाइन L3 है, ठीक है। ये 3 लाइन है, तो L1 L2 के समांतर है, ये हमने संबंधित परिभाषित किया, और L2 L3 के समांतर है, तो इसका मतलब ये है कि L1 L3 के समांतर होगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये द्विचर संबंध के 3 प्रकार होते हैं, एक तो स्वतुल्य संबंध, एक सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। यदि यह तीनों प्रकार या ये 3 शर्तें हैं, यदि यह 3 शर्तें कोई संबंध, यह 3 शर्तें कोई संबंध संतुष्ट करता है, तो उस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतुल्यता संबंध। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्यता संबंध कहते हैं। किस प्रकार के संबंध को, यदि जो मैंने 3 शर्तें बताई हैं कि संबंध क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तें किसी संबंध ने संतुष्ट कर दी, तो उस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये संबंध का हमारा दूसरा पार्ट है। इसके बाद हम तीसरे पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसको और अच्छे से समझने के लिए इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया, आप उस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका संबंध चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम संबंध के कुछ सवाल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप कक्षा 12वीं की गणित की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।